हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आज की जबरदस्त शानदार क्लास साइंस की क्लास रहने वाली है। रेलवे ओरिएंटेड साइंस की क्लास रहने वाली है। अभी अभी आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ की शानदार वैकेंसी निकल के आ रही हैं और आने वाले दिनों में ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसियां भी आने वाली है। उनके लिए शानदार जबरदस्त साइंस की क्लास रहने वाली है। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, जिस विलयन में से पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक तक न घोला जा सके ऐसे विलयन में से क्या कहलाता है। ऐसा विलयन साथियों, जिस विलयन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक तक न घोला जाए ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या कोलाइडी विलयन या जेल। तो साथियों, ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ एक सीमा से अधिक तक न घोला जाए उस विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। चलिए देख लेते हैं संतृप्त विलयन क्या है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न शानदार जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक? इनमें से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या प्रकाश। तो इनमें से ऑप्शन क्या है आपके पास? 1, 4, 5। ऑप्शन बी है 1, 2, 5। ऑप्शन सी है 1, 2, 4, 5 या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या प्रकाश। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है कि नहीं, और जल भी आवश्यक है और प्रकाश भी आवश्यक है। ऑक्सीजन बस आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे के लिए आवश्यकता नहीं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए इसको थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। डिटेल क्या दी हुई है, डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्या प्रश्न क्या था? पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर इस निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? जी हाँ, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद जो अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर जो होते हैं वो क्या उत्पादित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद श्वसन प्रक्रिया में जो खमीर होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है? जी हाँ, परितंत्र का हिस्सा इकोसिस्टम के कौन हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक, सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, परितंत्र जो इकोसिस्टम होता है उनमें से सब पेड़ पौधे भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं, सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव भी आते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोले तो उपरोक्त सभी। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 5वां शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। प्रश्न थोड़ा सा रीड करिएगा। प्रश्न क्या कहता है? जो थायराइड है, यहाँ पे थायराइड दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये जो थायराइड है, वृद्धि हार्मोन, ऑग्नाशय, थायरॉक्सिन, अधिवृक्क, इंसुलिन, पीयूष, एड्रिनल। तो क्या ध्यान देना, इनमें से कौन सा किसके लिए? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? अधिवृक्क जो होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? और जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या उस स्रावित करती है? उससे निकलता है थायरॉक्सिन। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अच्छा, जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। अच्छा, अधिवृक्क से क्या निकलता है? अधिवृक्क से क्या निकलता है? एड्रिनल निकलता है। क्या निकलता है? एड्रिनल। और जो पीयूष ग्रंथि से उसमें से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले क्या मतलब
ए का हो जाएगा तीसरा, बी ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग, जी हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ, इनमें से निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, लेंस, रेटिना, कॉर्निया या आइरिस, या आंसर नंबर डी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है, आइरिस जो नेत्र का भाग होता है वह रंगों के लिए उत्तरदायी पार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम। तो ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वह हाइड्रोजन में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। क्लियर, बहुत शानदार जानकारी, बहुत जबरदस्त प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ वहाँ की चीजें ओरिएंटेड चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं वही प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होती है। जी हाँ, प्रश्न क्या है, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली है किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से, वसा से, लिपिड से या ए तथा सी दोनों से। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। प्रश्न क्या है, लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यी जालिका या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम बनाने के लिए गाल्जी उपकरण एक जो है तो महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, लाइसोसोम बनाने के लिए गाल्जी का महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया से रीड करिएगा, रीड करके समझते हैं क्या हो जाएगा। इसको यहां कर दीजिए। अब चलिए पढ़िए, लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गाल्जी कार्यों में होता है तथा ये अंतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होता है। अतः ये अंतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज डी डवे ने की थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोशिका की इस लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डवे ने की थी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, लाइसोसोम को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो उत्तरदायी होता है। क्लियर, इस प्रकार से इसकी जानकारी हो जाएगी डिटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है। जी हाँ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार की तुलना में कितना होगा, 6 गुना अधिक, 6 गुना कम, 1/6 भाग या 600 गुना भाग। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 का 6वां भाग हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यदि हमारा प्रश्न क्या है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी या 8 गुना हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो जो विद्युत धारा होती है वह आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित क्षार धातुओं में, जी हाँ, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का या सीजियम का। तो बात करें इनमें से जो सभी क्षारीय धातु, लेकिन सीजियम का जो गलनांक होता है वह न्यूनतम होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रेंसियम को क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें सीजियम का गलनांक न्यूनतम होता है। क्लियर, ये भी डाटा आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ, प्रश्न क्या है, बेकिंग सोडा का, जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3 या NaHCO3 या CaCO3 या NaOH। तो बेकिंग सोडा का जो
रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, अगले चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो अम्लों में उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, अम्लों को बनाने के लिए हाइड्रोजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, इसी कारण धातु के साथ क्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न प्राणियों में निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है, रेटिक्यूलोसाइट या एडिपोसाइट या कोंड्रासाइट या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है। तो प्राणियों में जो होती है वह एडिपोसाइट के रूप में जो है तो वसा संग्रहित होती है। एडिपोज ऊतक या वसा संयोजी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक होता है। यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीएनए के एक, हमारा प्रश्न, डीएनए के एक स्टैंडर्ड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के रूप में प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, डीएनए के एक स्टैंडर्ड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थानांतरण, प्रतिकृतियन या अनुलेखन या उत्परिवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए के एक स्टैंडर्ड से आरएनए में अनुवांशिकी सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया जो होती है वह अनुलेखन कहलाती, क्या कहलाती है, अनुलेखन। सामान्यतया डीएनए से आरएनए के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। क्लियर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा, कितना हो जाएगा भैया, 1 kg, 1/6 या 6 kg से अधिक या 6 kg। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, 1/6वां भाग हो जाता है। तो किसी पिंड का पृथ्वी का द्रव्यमान यदि 6 किलोग्राम है तो उसका 6वां निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, वो 1 किलोग्राम बचना चाहिए, है ना। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा, तो आंसर अपना कितना हो चाहिए, 1 kg होना चाहिए। यहाँ पे 6 kg नहीं होगा, 6 kg तो ऑलरेडी पृथ्वी पर था। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान उसकी उपस्थिति बदलने से नहीं बदलता। ओ सॉरी फॉर दैट, अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए 6 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदल, क्या लिखा है, वस्तु का द्रव्यमान उसकी स्थिति बदलने से नहीं बदलता है। 6 किलोग्राम के किसी पिंड को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो भैया बदल क्या जाता है, तो जो वेट होता है, वेट किससे बना होता है, मास और ग्रेविटी से बना होता है। तो वजन की यदि मैं बात करता तो वजन परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। क्लियर, ये भी जानकारी ध्यान रखनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यही तो गलतियां होती है एग्जाम में, यही तो सीखना है कि कैसे गलतियां ना हो एग्जाम में। अगला, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जी हाँ, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, पानी का बहाव या जल की गहराई या तेल का पृष्ठ तनाव। ध्यान दीजिएगा, जो क्यूसेक होता है उससे हम क्या मापते हैं, पानी का बहाव मापते हैं। क्या मानते हैं, पानी का बहाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। जी हाँ, जो 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 to the power -4, 10 to the power -6 या 10 to the power -9 या 10 to the power -12 मीटर। तो जो 1 माइक्रोन होता है वह 10 to the power -6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। जी हाँ, क्या नहीं बदलता, उसका वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिएगा, उसका क्या नहीं बदलता, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, 20 प्रश्न करते हैं, बढ़िया प्रश्न हो गए हैं, शानदार आज की क्लास हो गई है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।